नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये हैं कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो कि कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद से हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं, तब अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या है दोस्तों वह सूत्र, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, c बटे ए होगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया है c बटे ए, अतः अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, c बटे ए। और ये ध्यान रखना इसके बराबर अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक भी होता है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं, अब अल्फा धन बीटा का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका भी सूत्र होता है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे ए होता है ना। तो अल्फा धन बीटा का मान पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऋण b बटे ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी ऋण b बटे ए होगा अल्फा धन बीटा का मान। तो ये याद रखना है ना। और इसके बराबर होता है ऋण कोष्टक के अंदर x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, ये भी याद रखना क्योंकि ये पूरा सूत्र है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ये है रैखिक, यहाँ पे रेखिक लिखा है लेकिन रैखिक होता है, रैखिक बहुपद ax धन b का शून्यांक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम रैखिक बहुपद ax धन b को लिख लिए हैं और इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जब दो पद हों तो उसके बराबर मान लेना है शून्यांक ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे कितने पद हैं, एक और दो। देखिए दो पद हों तब ऐसे करना होता है, और x का घात 2 हो और दो पद हो तो अब पर भी आप ऐसे करके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप कर दीजिए क्या, पक्षांतरण। तो यहाँ पे पक्षांतरण लिख दिया हूँ मैं। अब यहाँ से ax बराबर हो जाएगा, पक्षांतरण होगा तो यहाँ पे 0 है तो 0। अब b को बराबर किस साइड लाएंगे, तो ये धन में है तो किस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया 0 ऋण b। अब यहाँ से ax बराबर हो जाएगा क्या, ax बराबर हो जाएगा 0 में b घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऋण b है तो ऋण b ही बचेगा, है ना। तो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो x बराबर ऋण ये b है तो b बटे ये वाला x कह रहा हूँ a। तो यहाँ पे आ गया x का मान कितना आ गया, ऋण b बटे a। तो ऋण b बटे a जो आया है यही है ax धन b का शून्यांक। तो देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का आंसर होगा ऋण b बटे a। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया है, प्रश्न क्रमांक तीसरा ये है, इसका शून्यांक होगा सी नंबर ऋण b बटे a, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका मान यहाँ ये आया है x का मान ऋण b बटे a। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो, जब दो पद दिए हो तो उसके बराबर शून्य करके पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेना, और x का वर्ग भी हो तो पर भी ऐसे ही करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को हल करके। क्वेश्चन क्या है, बहुपद x का वर्ग ऋण 3 के शून्यांक होंगे। अब यहाँ पे देखिए पदों की संख्या कितना है, 1 2 है और घातों की संख्या भी 2 है। तो ये द्विघात बहुपद, और पदों की बात करें तो दो पद बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे पद 2 है इसलिए इसका भी शून्यांक हम ऐसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हल लिख सकते हो आप, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको मैं हल करके समझा रहा हूँ ताकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको, है ना, आपके मेन एग्जाम्स में, है ना। तो यहाँ पे दिया x का वर्ग ऋण 3, इसके बराबर कितना मान लेना है, 0 मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 ही पद दिए हैं तब ऐसा करना होगा। 3 पद होगा तो उसके बराबर 0 मान के आप शून्यांक ज्ञात नहीं कर सकते हो, लेकिन जब 2 पद दिए हो तब ऐसे करना होगा, और घात भी 2 ही तक दिया हो तब ऐसे करना है ना।
और 2 से अधिकतम घात है तो उसके लिए बराबर 0 नहीं मानना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बराबर 0 मान के क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पक्षांतरण। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वर्ग है तो x का वर्ग बराबर ये 0 है तो 0। अब ये 3 जो है बराबर की इस साइड आएगा तो ये 3 ऋण में है तो ये हो जाएगा धन में, धन 3 इस तरह से आ गया। अब x वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 3 में ये 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 है तो 3 ही आएगा, है ना। इस तरह से अब ये जो वर्ग लगा है किस में, x में, इसको बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा वर्गमूल में। तो यहाँ पे लिखिए x बराबर, और जब ये वर्ग बराबर की इस साइड आएगा तो इसका चिन्ह भी चेंज होगा, प्लस और माइनस का दोनों हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, और ये वर्ग वर्गमूल में बदल जाएगा। तो ये वर्गमूल हो गया ये वाला वर्ग, और ये 3 है तो 3। तो इस तरह से आ गया यहाँ पे किसका मान, x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस वर्गमूल 3 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से x का वर्ग ऋण 3 के शून्यांक क्या होगा, प्लस माइनस वर्गमूल 3 होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां प्रश्न, बहुपद x का वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यांक होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पद कितने हैं, 1 2 3 पद है। तो अब इसके बराबर सुन करके हम शून्यांक ज्ञात नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ अलग विधि होगा, है ना। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि जब 2 पद हो तब उसके बराबर सुन लेना है, और घात 2 हो तो सुन लेना है। तो यहाँ पे तो घात 2 है ना, घात कितना है, 2 है, लेकिन पद 3 है, इसलिए इसके लिए कुछ अलग नियम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा लास्ट पद है, पहला दूसरा ये तीसरा पद कितना है, 10 है। तो लास्ट पद को लिख के उसको 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे हम इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 5 6 10, इस तरह से भाग पूरी तरह से ये चला गया है। अब क्या करना है, ये जो 2 है और ये 5 है, इन दोनों को एक बार यहाँ पे 1 नंबर डाल के क्या लिखना है, धन में लेना है दोनों को, धन 2 और धन 5। तो क्या आएगा, बराबर 7 आएगा, ठीक है। और एक बार इसको ऋण में और एक बार इसको धन में लिखना है। तो दूसरा नंबर डाल के इसको एक बार ऋण में लिख लीजिए, ऋण 2, और इसको धन में एक बार, धन 5। तो बराबर क्या आएगा, ऋण धन का ऋण होगा तो 5 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। लेकिन 5 यहाँ पे बड़ी है और इसमें धन चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे धन रहेगा, 3 रहेगा धनात्मक में, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या करना है, अब 2 को लेना है धन में, तो यहाँ पे इसको ले लिए धन में, और 5 को अब लेना है ऋण में, तो ऋण 5। तो बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो यहाँ पे भी घटेगा, तो 5 में 2 घटेगा तो बचेगा 3, लेकिन 5 यहाँ पे बड़ी है और इसमें ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पे बचेगा ऋण 3 और यहाँ पे धन 3। इस तरह से अब क्या करना है, चौथे नंबर में इन दोनों को ऋण में लेना है। तो यहाँ पे 2 को भी ऋण में ले लिए और 5 को भी ऋण में ले लेना है। तो बराबर कितना आएगा, ऋण का होता है धन, आपस में मतलब जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये दोनों में ऋण है, और यहाँ 5 बड़ी है और 5 भी ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ भी ऋण का चिन्ह। तो इस तरह से आ गया यहाँ पे ऋण 7, ऋण 3, धन 3, धन 7। तो आपको यहाँ देखना है, अब यहाँ मध्य के पद को, तो मध्य का पद या बीच का पद ये है, धन 7 है। तो धन 7 कब आया है, जब हम 2 को भी धन में लिए हैं और 5 को भी धन में लिए हैं, तब धन 7 आया है। अतः x वर्ग धन 7x धन 10 का जो शून्यांक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे उत्तर में लिख दे रहा हूँ मैं, क्या होगा, धनात्मक 2 और धनात्मक 5 होगा। तो इसका उत्तर होगा 2 और 5। क्या होगा, 2 और 5 होगा, क्योंकि जब 2 को धन में लिए हैं और 5 को धन में लिए हैं तब धन 7 आया है, जो कि धन 7x हमारे बीच का पद है, मध्य का पद है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो, है ना। जो पद हमें मिले, इन दोनों को जो चिन्ह लेते हैं उनको जोड़ने पर या घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है मध्य का पद, वही चीज़ को हमें लेना है ना। जैसे कि यहाँ पे इसको भी धन में लिए हैं, इसको भी धन में लिए हैं, तो इन दोनों का आंसर आया है धनात्मक 7। तो यहाँ पे धनात्मक 7 है हमारा मध्य पद, इसलिए ये दोनों हमारे इस बहुपद के शून्यांक हो गए। और बाकी की ये इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे ये मध्य पद
नहीं है, बीच का पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 बोल रहा है तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे ऋण 3 बोल रहा है तो यहाँ पे ऋण 3 नहीं है, यहाँ पे ऋण 7 बोल रहा है तो यहाँ पे ऋण 7 नहीं, धन 7 है। तो ये ऋण 2 और ऋण 5 ये नहीं होंगे शून्यांक। धन 2 और ऋण 5 ये भी नहीं होगा। ऋण 2 धन 5 ये भी नहीं होगा, सिर्फ धन 2 और धन 5 होगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर धनात्मक 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे। तो अब हमारा 6वां प्रश्न है। यहाँ पे इन 5 प्रश्नों को हल करके मैं समझा दिया हूँ कैसे ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, 2 और 5 होगा, है ना, और इसका ये बताया था धन ऋण वर्गमूल 3 होगा, वो तो निकाल के बता दिया हूँ। अब 6वां प्रश्न को समझिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6वां, बहुपद कोष्टक के अंदर है x धन 1, फिर कोष्टक शुरू x का वर्ग ऋण x की घातें 4 धन 1 के लिए घात होगी। तो दोस्तों ये बहुपद है, बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन है, यहाँ पे 4 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 है। बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी, घात कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा 4। जो भी बहुपद होगा उस बहुपद में जो भी बड़ी घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये बहुपद है, इस बहुपद में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है घात, तो ये बड़ी घात 4 कहलाया, अतः इस बहुपद का घात कहलाएगा 4। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब प्रश्न क्रमांक 7 है। यहाँ पे देखिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए हुए हैं ऋण 3 और 4। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले ऑप्शन देखना कि यहाँ पे देखिए x x x x वाले हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे x ले लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन में x है तो x ले लेना, याद रखना। अगर जैसे मान लो m होता ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में क्या होता, m होता, तो m ले लेना है, लेकिन यहाँ पे x है चारों ऑप्शन में, है ना, सभी जगह x x है, इसलिए x लेना है। उसके बाद ये शून्यांक कितना है, ऋण 3 है, तो इसका चिन्ह चेंज करके लिख लेना है, फिर धन 3 लिख लेना है। ऋण में है तो धन में, और इसको कोष्टक में ले लेना है, फिर एक दूसरा कोष्टक में फिर से x लिखना है ना। और यहाँ पे दूसरा शून्यांक किस में है, ये धन में है, 4 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये धन में है, तो इसको ऋण में ले लेना है। जो ऋण में है उसको धन में, जो धन में है उसको ऋण में, और यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। देखिए x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग आएगा। x का गुणा ऋण 4 के साथ करेंगे तो धन ऋण का ऋण 4x आएगा, ठीक है। x का गुणा x के साथ हो गया, ऋण 4 के साथ हो गया। अब 3 का गुणा x के साथ होगा और ऋण 4 के साथ होगा, तो धन और धन का धन x का गुणा 3 के साथ होगा तो 3x। अब 3 का गुणा 4 के साथ होगा तो धन ऋण का ऋण 3 चौको 12, तो इस तरह से यह आ गया। अब यहाँ आगे क्या होगा, आगे देखिए x का वर्ग है तो x का वर्ग, फिर यहाँ पे ऋण 4x धन 3x, तो ऋण धन का क्या होगा, ऋण ऋण माने घटाना, तो 4 में 4x में 3x घटेगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, है ना, इसलिए 1x। यहाँ पे 4 बड़ी है 3 से, 4 में ऋण का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह, फिर ऋण 12 है तो ऋण 12। अब यहाँ पे हम इसको x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखेंगे, और 1x नहीं लिखा जाता इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऋण x बस लिखेंगे, और ऋण 12 है तो ऋण 12। इस तरह से आ गया वह द्विघात समीकरण जिनके शून्यांक ऋण 3 तथा 4 है। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है, x का वर्ग ऋण 4 ऋण 12 ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा x का वर्ग ऋण x ऋण 12। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व करना, इन प्रश्नों को रटना मत, इन प्रश्नों की विधियों को समझना कि शून्यांक दिए हो तो कैसे हम द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां, किसी बहुपद के कुल शून्यांक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ए नंबर में है x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष तथा y दोनों अक्ष पर, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
किसी बहुपद के कुल शून्यांक उस बहुपद के आरेख के लिए क्या होता है, एक्स अक्ष पर होता है। चलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूं कैसे। देखिए यह बहुपद का एक आरेख है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इसको पढ़ते हैं y डैश x डैश, है ना। ये हमारा है x अक्ष, है ना। तो जब x अक्ष को यह रेखा काट रहा है तो यहाँ पे देखते हैं कि x अक्ष ये है, इसको यह रेखा जो है, ये रेखा कितने बार काटा है, एक बार। तो इस आरेख का शून्यांक कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि x अक्ष को एक बार काटा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब x अक्ष पर काटता है किसी रेखा तब हम उस आरेख का कुल शून्यांक बताते हैं। तो अतः इसका आंसर क्या होगा, x अक्ष पर होगा, है ना। क्योंकि जब x अक्ष को काटते हैं कोई रेखा तब कुल शून्यांक बताते हैं हम बहुपद का, इसलिए इसका सही आंसर होगा x अक्ष। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों को। तो रिक्त स्थानों में से यहाँ पहला प्रश्न है, रैखिक बहुपद ax धन b का शून्यांक होगा। तो दोस्तों इसको हम पहले से निकाल लिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में हम पहले से ax धन b का शून्यांक बराबर क्या करके 0 करके पक्षांतर करके यहाँ पे x का मान कितना निकाले थे, ऋण b बटे a। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऋण b बटे a। इसके बराबर ax धन b के बराबर शून्य लेके पक्षांतर करके और यहाँ पे x का मान निकाले थे तो कितना आया था, ऋण b बटे a। तो यहाँ पे निकाला हुआ पहले से है, इसलिए इसको फिर से हम हल नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर होगा ऋण b बटे a। तो दोस्तों खाली स्थान प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा ही प्रश्न है, दो बहुपदों का गुणनफल एक खाली स्थान होता है। तो याद रखिए दो बहुपदों का गुणनफल हमेशा एक बहुपद होता है। क्या होता है, एक बहुपद। यहाँ पे रहेगा बहुपद, है ना। जब दो बहुपदों को गुणा करोगे तो उनका आंसर जो आएगा गुणनफल आएगा, क्या आएगा, बहुपद आएगा, ध्यान रखना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है रिक्त स्थानों में से, बहुपद x का वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यांकों को नहीं है, यहाँ पे के है, शून्यांकों के योग खाली स्थान है। तो शून्यांकों का योग मतलब योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा शून्यांकों का योगफल बराबर, हम पहले पढ़े हैं तो क्या होता है, जैसे कि हम पहले पढ़े हैं पहले प्रश्न में, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। और इसके बराबर होता है क्या, ऋण कोष्टक के अंदर x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक होता है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। इस बहुपद के शून्यांकों का योग यानी योगफल बताना है। तो देखिए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण है तो ऋण होगा और x का गुणांक कह रहा है कोष्टक में, तो कोष्टक के अंदर x का गुणांक, तो यहाँ पे ये है x, उसके गुणा के रूप में है 4, धन 4 है तो इसको यहाँ पे लिखिए धन 4। ये कहला गया x का गुणांक, क्योंकि x के साथ गुणा के रूप में 4 है धन, तो ये आ गया। अब बटे में क्या है, x वर्ग का गुणांक कह रहा है, तो x वर्ग ये है, इसके साथ कुछ नहीं है गुणा में, मतलब 1 है, जिसके साथ 1 नहीं लिखा जाता, जैसे कि आपको पता होगा पहले बताया हूँ, एक x के साथ 1 नहीं लिख सकते गुणांक में। तो x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। अतः बराबर कितना आएगा, यहाँ पे कोष्टक हटाएंगे तो धन ऋण का ऋण 4 है तो 4 और बटे में 1 नहीं लिखा जाता। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होगा x वर्ग धन 4x के शून्यांकों के योगफल जो होगा ऋण 4 होगा। तो इस तरह से ज्ञात करना है आपको, जब शून्यांकों के योगफल बोले तो ये वाला सूत्र लगा देना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, और गुणनफल बोले तो गुणनफल वाला सूत्र लगा देना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों से, बहुपद x का वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यांकों का गुणनफल खाली स्थान होगा। तो इसका भी सूत्र है। तो दोस्तों क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल पूछा है इसलिए, तो यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, पहले पढ़ चुके हैं हम, जैसे कि आपको मालूम है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, और इसके बराबर होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। इसलिए बोला था कि इसको याद कर ही लेना है ना, क्योंकि ये अच्छा सूत्र है, मोस्ट सूत्र है, पूछता है आपके एग्जाम्स में, इसलिए बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अचर पद, तो यहाँ पे 8 हमारा अचर पद है ना। तो
क्या हो जाएगा बराबर 8, क्योंकि अचर पद बोल रहा है तो, और बटे में x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए x वर्ग क्या है, x वर्ग ये है, इसके साथ 1 है गुणांक में, तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे बटे में 1 नहीं लिखेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा 8। तो दोस्तों इस तरह से आप जब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करें तो ये वाला सूत्र लगा देना, और शून्यांकों का योगफल के लिए बोले तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। याद भी रखिए इन सूत्रों को। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे, यदि बहुपद के कोष्टक के अंदर है के ऋण 1 कोष्टक बंद, फिर x का वर्ग धन के x धन 1 का एक शून्यक ऋण 3 है या हो, तब के का मान खाली स्थान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेना है। तो बहुपद क्या है, हमारे कोष्टक के अंदर है के ऋण 1 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक के बाहर से x का वर्ग धन के x धन 1 है, और ये है हमारा बहुपद। इस बहुपद का यहाँ पे एक क्या दिया है, शून्यक दिया है। तो यहाँ पे लिखिए शून्यक कितना दिया है, ऋण 3 दिया है, ऋण 3 ये, ठीक है। तब क्या करना है आपको, यहाँ पे इस 3 को सभी x के जगह पे रख देना है, यानी x बराबर ऋण 3 रखना है इस बहुपद में, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा बहुपद है उस बहुपद का एक शून्यक है ऋण 3, इसलिए फिर यहाँ पे के का मान आ जाएगा। जब हम x बराबर ऋण 3 रखेंगे, इस शून्यक को रख देंगे तब नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम x का मान ऋण 3 रख लेते हैं इस बहुपद में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर के है तो के, ऋण 1 है तो 1, फिर यहाँ पे x का वर्ग है तो x बराबर ऋण 3 रख रहे हैं, इसलिए कोष्टक के अंदर इसको भी लिखेंगे ऋण 3, x का वर्ग है तो 3 का वर्ग, फिर धन के है तो के, फिर x का मान हम ऋण 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे x के जगह में ऋण 3 कोष्टक के अंदर, फिर धन 1 है तो धन 1, इस तरह से। अब यहाँ आप बराबर लिख सकते हो, फिर कोष्टक के अंदर के ऋण 1 है तो 1, फिर यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर ऋण 3 गुणित ऋण 3, क्योंकि ऋण 3 का वर्ग है इसलिए ऋण 3 गुणित ऋण 3, फिर धन है तो धन, के है तो के, और यहाँ पे ऋण 3 है तो ऋण 3 कोष्टक के अंदर, फिर धन 1 है तो 1, इस तरह से आपको करना है। फिर आगे क्या करना है, यहाँ पे के है तो के, ऋण 1 है तो 1, और ये कोष्टक शुरू, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो चिन्हों का गुणा कीजिए, ऋण ऋण का हो जाएगा धन, 3 तिहाई 9, तो आ गया कोष्टक के अंदर 9, फिर धन यहाँ पे के, कोष्टक के अंदर ऋण 3 और धन 1 है तो 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, है ना। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे के ऋण 1 कोष्टक बंद है और यहाँ पे भी कोष्टक बंद है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो 9 का गुणा के साथ हो जाएगा और 1 के साथ भी हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 के, और 9 का गुणा 1 के साथ होगा तो धन ऋण का ऋण, 9 एकम 9 आएगा, इस तरह से। फिर देखिए ये धन है तो धन, और यहाँ पे के है तो के, फिर ऋण 3 है तो 3, कोष्टक के अंदर धन 1 है तो 1, इस तरह से आपको करना है। फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 के है तो 9 के, ऋण 9, और ये के का गुणा ऋण 3 के साथ होगा, क्योंकि कोष्टक के मतलब गुणा होते हैं और ये कोष्टक में है तो ये ऋण में है और ये धन में है के, तो धन और ऋण का ऋण, के गुणा 3 के साथ होगा तो 3 के, फिर धन 1 है तो धन 1, इस तरह से। अब यहाँ से बराबर करेंगे, क्या आ जाएगा, के वालों को एक साथ लिख लेंगे, तो जैसे कि 9 के है और ऋण 3 के को एक जगह पे लिख लेंगे, तो 9 के, फिर यहाँ से ये ऋण 3 के, ऋण 3 के। अब के वालों को एक जगह पे रख लिए हैं, लिख लिए हैं, अब अंकों को एक जगह पे लिखेंगे तो ऋण 9 बच रहा है और धन 1, तो धन 1, इस तरह से 1 2 3 4 अंक थे ऊपर, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 अंक हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 के ऋण 3 के, यानी कि 9 के में 3 के घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 के बचेगा। फिर यहाँ पे
अंक अंक के बीच में ऋण और धन है ये, तो 9 में 1 घट जाएगा क्योंकि ऋण धन का ऋण होता है, तो 9 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, ऋण 8 बचेगा क्योंकि 9 बड़ी है 1 से, 9 में ऋण का चिन्ह है। इस तरह से आ गया 6 की ऋण 8। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे सूचित करता है और यहाँ पे हो जाएगा शून्य, इसके बराबर मान लेंगे शून्य और यहाँ पे कर देंगे हम पक्षांतरण, पक्षांतरण कर देंगे, तब क्या हो जाएगा 6 के बराबर, ये 8 जो है बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे शून्य है तो शून्य लिख लेते हैं, और 8 ऋण में है तो आ जाएगा धन में, धन 8 आ गया बराबर के साइड आया तो। और यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, इसके का, तो के बराबर लिखेंगे, ये 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, और ये जो 6 है अभी के साथ गुणा के रूप में है, तो इसको बराबर के साइड लाएंगे तो ये आएगा बटे के रूप में, तो बटे 6 हो गया। इस तरह से आ गया 8 बटे 6। अब ये कट जाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, तो इस तरह से हम इसको 2 से काट दिए हैं, तो कितना बच रहा है, ये के बराबर, के का जो मान आया है 4 बटे 3 आएगा। अब ये 4 बटे 3 जो है ये नहीं कट रही है, क्योंकि 4 2 से कट सकती है और 3 2 से नहीं कटेगी, तो अंश को और हर को एक ही अंक से काटना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 8 को 2 से काटे हैं, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े इसलिए यहाँ पे 4 लिखे हैं, और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े इसलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। इस तरह से आ गया के का मान कितना, 4 बटे 3। तो दोस्तों ये होगा आपका क्या उत्तर, के का मान। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अब हम देखते हैं सत्य असत्य को, प्रश्न क्रमांक 3 से। तो बीजीय व्यंजक x का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल x धन 7 बहुपद नहीं है। तो ये सत्य है कि ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्गमूल x का वर्ग है, और इसका जब हम घात बनाएंगे तो क्या हो जाता है, x इनवर्स हो जाएगा। तो यह एक क्या है, बहुपद नहीं है। इस तरह से जब वर्गमूल में रहे कोई, है ना, जो भी बीजीय व्यंजक वर्गमूल में रहे वो क्या कहलाते हैं, बहुपद नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पे बहुपद नहीं बोल रहा है, इसलिए इसका जो फर्स्ट होगा क्या होगा, असत्य होगा, सॉरी सत्य होगा, क्योंकि बहुपद नहीं है बोल रहा है ना, बहुपद नहीं है तो सत्य है, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि वर्गमूल दिया है इसलिए ये नहीं है, तो ये सत्य बात बोला है इसलिए ये सत्य होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को, क्या कह रहा है, शून्य बहुपद की घात शून्य है। शून्य बहुपद को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए, शून्य बहुपद जो अचर पद होते हैं, जैसे कि 2 5 10 ये सब अचर पद कहलाते हैं, तो ये इनके घात 1 होता है, लेकिन ये परिभाषित नहीं होता है। तो शून्य बहुपद का घात शून्य नहीं होता, 1 होता है, इसलिए प्रश्न 2 जो होगा, शून्य बहुपद की घात शून्य होता है, ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि शून्य बहुपद हम अचर पदों को कहते हैं और अचर पद का घात 1 होता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि शून्य बहुपद का घात शून्य होता है, इसलिए यह क्या है, असत्य है, क्योंकि शून्य बहुपद का घात होता है 1 और शून्य बहुपद होते हैं अचर पद, इसलिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तो ये क्या है, सत्य है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, सत्य है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, क्योंकि अचर पद की घात 1 है, ये इस तरह से करके कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, इसलिए यह क्या होगा, सत्य होगा कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। अब हम देखते हैं कहाँ, प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, n घात वाले बहुपद की अधिकतम n शून्यांक होते हैं। तो इसका भी क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 का भी सत्य है कि n घात वाले बहुपद की अधिकतम n शून्यांक होते हैं, यानी किसी बहुपद का घात अगर 2 है तो उसका शून्यांक भी कितना होता है, 2 होता है। कहने का मतलब ये है, तो ये इसका भी क्या होगा, सत्य होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को, है ना। तो यहाँ पे पहले क्या दिया है, पहला प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न में दिया है एक रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो एक रैखिक बहुपद की घात, जैसे कि ax धन
बी पहले हम पढ़े थे, तो इसका घात कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, या 1 लिख दो, ठीक है, क्योंकि एक शब्द में उत्तर है इसलिए। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा में क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद जैसे कि हम लिखे थे x का वर्ग ऋण 3, तो ये द्विघात बहुपद है क्योंकि घातों की संख्या 2 है। तो कितनी होती है, घात 2 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद की घातों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिघात, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं x का घन धन 4, तो यहाँ पे देखिए ये त्रिघात है क्योंकि घातों की संख्या 3 है, अतः त्रिघात बहुपद की घातों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये घात कहलाते हैं ये, है ना। और पद की बात करें तो 1-2 ही पद है। तो त्रिघात स्पष्ट है कि घात बोल रहा है, तो ये घात तो कितना होता है, 3 ही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 तो क्या है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस प्रश्न क्रमांक 4 को। यहाँ से हमारा 3 तक ही था, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।